हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका कौरव शिक्षा में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा तथा मध्य प्रदेश प्री परीक्षा, जो कि एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से एमपीएसआई हो, पीएससी हो या कोई भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित ही होता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की प्री एमपीपीएससी में तो यहाँ से निश्चित ही एक न एक क्वेश्चन आता है, और ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। हम बड़ी सरल भाषा में इसे डिस्कस करेंगे। आइए टाइम वेस्ट ना करें और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक गायन। तो मध्य प्रदेश कला और संस्कृति से भरा। दोस्तों, मैं अभी कहता हूँ, ये मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश के संस्कृति कला कल्चर से बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा टॉपिक है तथा ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश कला और संस्कृति से भरा है तथा यहाँ पर अनेक प्रकार के गायन, वादन, लोक नृत्य, रंगमंच पर अनेक प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं तथा यहाँ पर मुख्य रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़ में बांटा गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोक गायन प्रचलित हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। इतनी प्राचीन है कि इसके प्राचीनता आप भीमबेटका में पाए जाने वाले चित्रों से देख सकते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं या बनाए गए हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर इसके थीम की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल्चर यानी कि कला, नृत्य, गायन, वादन, संगीत के तौर पर मध्य प्रदेश को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक बुंदेलखंड। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप लें और अगर मैप को आप इस तरह से क्रॉस कर दें, इस तरीके से क्रॉस कर दें, तो आप कई बट जाएगा। उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र कहने का अर्थ है कि जैसे सागर है, टीकमगढ़ है, ग्वालियर है, गुना है, उसके बाद और भी अच्छा अच्छे दतिया है, भिंड है, मुरैना है, अशोकनगर है, शिवपुरी है। तो इस क्षेत्र में क्या प्रचलित है, तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, दमोह वगैरह। इसमें क्या प्रचलित है, बघेलखंड में रीवा, सतना, उसके साथ साथ शहडोल, सिंगरौली, सीधी, इनमें क्या प्रचलित है, कौन से लोक गायन गाए जाते हैं, वो देखेंगे। और इस तरह से मालवा की बात करें, नीमच है, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, देवास, और निमाड़ी बात करें तो खंडवा, खरगोन। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कहाँ क्या प्रसिद्ध है और कैसे आपको ये बिल्कुल सरल तरीके से याद हो जाए। तो बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड जैसे कि मैंने बताया, यहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि सागर है, दमोह है, टीकमगढ़ है, पन्ना है, कुछ नरसिंहपुर क्षेत्र आता है, कुछ जबलपुर का क्षेत्र भी आता है, और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। यहाँ पे चौघड़िया फाग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, चौघड़िया फाग क्या होती है, इसमें ईश्वर की रचनाओं को गाया जाता है। यह मुख्य रूप से होली के समय पर समूह में गाया जाता है। अच्छा, ये इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में या इस एरिया में, क्योंकि यहाँ मथुरा से लगा हुआ क्षेत्र है। तो मथुरा आप जानते हैं भगवान कृष्ण के लिए बहुत ही फेमस है, उनकी जन्म स्थली है। तो जब ये फाग होती है तो इसमें भगवान कृष्ण और राधा को केंद्र बिंदु मानकर ही फागों का गायन किया जाता है तथा होली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो ये होली के समय पर जो गाई जाती हैं, एक लंबी टेर के साथ गाई जाती हैं, ग्रुप में गाई जाती हैं, कभी कभी 2 ग्रुप बना के गाई जाती हैं। तो ये होली के समय पर गाया जाने वाला त्यौहार, इसे चौघड़िया फाग कहते हैं। इसमें ईश्वर की रचना को गाया जाता है। यह मुख्य रूप से होली के समय पर समूह में गाया जाता है। दूसरा, हरदौल की मनौती। यह वीरता गीत है तथा इसमें कर्म को प्रधानता के साथ गाया जाता है। कर्म को प्रधानता ऐसे कि एक बहुत प्राचीन एक कहानी है, पुराणों में मिलती है, बड़ी बड़ी कथाओं में मिलती है, वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कभी किसी से सुनना। तो उसमें हरदौल की वीरता का ऐसा है कि इसमें हरदौल अपनी बहन की जो बेटी रहती उसकी शादी में आते हैं, मरने के बाद आते हैं। तो ये उनकी वीरता थी, यानी कि उनका कर्म पूरा करने के लिए आते हैं। कि उनका कर्म क्या रहता है, एक भाई का क्या रहता है अपनी बहन की
यहाँ शादी में, तो वो अपने कर्म को प्रधानता रखते हैं, यानी अपने कर्म करने के लिए मृत्यु के बाद भी दोबारा लौट के आते हैं। तो हरदौल की मनोदय, यानी कि हरदौल को मनाया जाता है, तो बाबा हरदौल को मनाया जाता है। ये उस तरीके के गीत हैं। आला ये अपने संपूर्ण मध्य प्रदेश में तो वैसे गाया जाता है, लेकिन अगर इसकी मुख्यता की बात करूँ तो यह बुंदेलखंड में काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है, और ये बहुत बड़ा वीर रस है और वीर साहित्य पे है। इसमें एक खंड काव्य भी है, एक जगनिक के द्वारा लिखा गया था। यह वीर रस प्रधान है। इसमें आला, उसके बाद ऊदल, ईंदल, उनका जो आला का पुत्र था, तो इनके वीरता की कहानियाँ हैं इसमें। और ये सावन के महीने, जो बरसात में सावन का महीना रहता है, रक्षाबंधन के समय में इसको गाया जाता है। और ये बहुत लंबी टेर के साथ, मतलब एक जो लास्ट में जब दोहा ख़त्म होने को आता है, तो जो अंतिम पंक्ति रहती है उसे बहुत लंबा खींचा जाता है, बहुत देर तक खींचा जाता है। इसमें आला और ऊदल की, आला ऊदल ईंदल, इनकी लड़ाई है, लड़ाइयों के बारे में, इनकी विजय के बारे में बताया गया है। और आज भी ऐसी मान्यता है कि आला और ईंदल, यानी कि आला और उसके पुत्र ईंदल माता शारदा की पूजा करने आज भी आते हैं। तो आला वीर रस प्रधान है और ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। बम्बुलियाँ या भोला गीत, आपने शायद एक लोकोक्ति या कहावत है कि नर्मदा के कंकड़ सारे शंकर, तो इसलिए भोला गीत भी इसी कहते हैं, बम्बुलिया कहते हैं। इसमें माँ नर्मदा की महिमा मंडल या गुणगान किया जाता है कि माँ नर्मदा आपकी किस तरह विपत्तियों में सहायता करती है। तो ये आपको नर्मदा की महिमा को बखान करने के साथ साथ ये मुख्य रूप से जब गाया जाता है जब आप नर्मदा माँ की यात्रा कर रहे हों या नर्मदा स्नान को जा रहे हों या नर्मदा के किनारे रहते हैं, जब इसको गाया जाता है। तो बम्बुलियाँ या भोला गीत, भोला इसलिए कहते हैं क्योंकि कहावत में है कि नर्मदा के कंकड़ सारे शंकर, तो ये भगवान शिव के केंद्र बिंदु मानते हैं और माँ नर्मदा का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, बुंदेलखंड में चौगड़िया फाग, हरदौल की मनौती, आल्हा और बम्बुलिया, जो कि भोला गीत, उन्हें गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते बेरटा। यह प्रेम प्रसंग गीत होता है तथा यह सवाल जवाब पर गाया जाता है। सवाल जवाब मीन्स कि दो टोलियाँ रहती हैं या दो ग्रुप रहते हैं या दो मंडली रहती हैं। एक मंडली गाती है, फिर उसके एवज में विपक्ष की मंडली रहती है, वो उसका अर्थ सहित दोबारा से उसे वो गाती है। तो ये एक सवाल जवाब में गाया जाता है और ये बहुत लंबा चलता है, 3 घंटे 4 घंटे तक यह चलता है। दीवारी गायन, दीवारी यानी कि दीपावली, यह दीपावली के समय पर जो ग्वाल जनजाति, यादव जनजाति रहती हैं, उनके द्वारा राधा व कृष्ण की प्रेम कथा पर गाया जाता है। इसमें ग्वालों द्वारा विशेष पोशाक पहनी जाती है जिसे झूमर कहते हैं। बहुत ही अच्छी और सुंदर पोशाक लगती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गाया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग पर आधारित रहती हैं। उनको दीवारी ही कहते हैं। जो दोहा तरह के रहता है जिसे गाया जाता है, उन दोहों को दीवारी नाम ही से ही जाना जाता है, यानी कि उन्हें दीवारी कहते हैं। उसके बाद जगदेव का फुवारा, इसे चिल्ली अर्थात लंबे आलाप के साथ गाया जाता है। इसे भजन शैली में गाया जाता है। ये जगदेव के बारे में, भगवान जगदेव के बारे में है तथा उनकी महिमा के बारे में है। अब बात करते हैं बघेलखंड की। तो बघेलखंड मैंने जैसे बताया था कि हम मध्य प्रदेश को इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो बघेलखंड रीवा, पन्ना, क्षमा करें रीवा, उसके बाद सतना, सिंगरौली, सीधी, ये उस क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब बसदेवा क्या है? तो यह गीत करुणा से भरा है तथा यह श्रवण कुमार की माता व पिता की भक्ति को प्रदर्शित करता है। इसमें श्रवण कुमार की महिमा मंडल किया गया है। इसका अर्थ यह दोस्तों कि आपने श्रवण कुमार की कथा रामायण में सुनी होगी कि किस तरीके से श्रवण कुमार ने अपने माता और पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने कंधे पर लेके वो उनको चारों धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं। तो इसमें विशेष तौर पर श्रवण कुमार का महिमा मंडल ऐसे है कि श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार की तरह पुत्र हो। तो
ये 2 लोगों द्वारा या 3 लोगों द्वारा या 4 लोगों द्वारा विशेष पोशाक पहनी जाती है। एक सिर में एक मोर पंख लगा लेते हैं, उसके बाद गाया जाता है। कुछ लोग बीड़ा बजा के गाते हैं या कुछ लोग हाथ में झांझ मंजीरे लेके भी गाते हैं। इसमें श्रवण कुमार को जो बलिदान दिया है, उनने जो माता पिता के लिए सेवा की है, उसके बारे में बताया गया है। बिरहा, बिरहा से आप समझ सकते हैं, बिरहा यानी होता है दुख या बिछड़ना या बिछोह। तो यह गीत मिलन बिछोह पर आधारित है तथा इसे सवाल जवाब की शैली में गाया जाता है। बिरहा यानी कि किसी 2 लोगों का प्रेम और प्रेमी और प्रेयसी, यानी कि प्रेमी प्रेमिका के जब 2 लोगों के जब अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उसे बिरहा कहते हैं। और उनकी जो दूरी रहती है उसे बिरहा के नाम से जाना जाते हैं। तो यह बिछोह पर आने के, उनके एक दूसरे के अलग होने पर गाया जाता है। किस तरीके से प्रेमी और प्रेम के एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो ये उसी को गायन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फाग गायन, जैसे कि हमने बुंदेलखंड में देखा था, तो यहाँ पे है बुंदेलखंड से विपरीत यहाँ पर समूह में नगाड़ों के साथ गाया जाता है। वहाँ पे भी गाया जाता था, लेकिन वहाँ नगाड़ों का उपयोग कम होता था और वहाँ पे 2 टोलियाँ रहती हैं। दोनों टोलियों द्वारा एक के बाद एक करके गाया जाता है। एक मुखिया रहता है, उसके बाद 4, 6, 10 जितने भी हों, उसके बाद उसको वो दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके विपरीत यहाँ समूहों और नगाड़ों में गाया जाता है तथा उस पर बीच बीच में नृत्य भी किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नृत्य किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें हम कि चौगड़ी फाग के जिसमें नृत्य नहीं करते हैं, इसमें नृत्य नहीं करते हैं, चौगड़ी फाग में नृत्य नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं निमाड़ लोक गायन की। कलगी तुर्रा, यह एक प्रतिस्पर्धात्मक गीत है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कलगी जो कलगी रहती है माँ शक्ति का, और तुर्रा ब्रह्मा जी का व्याख्यान, यानी कि इसमें 2 गुट रहेंगे या 2 पाली रहेंगी, 2 ग्रुप रहेंगे या 2 दल रहेंगे। उसमें एक दल रहता है जो कि कलगी नाम से जाना जाता है, वह शक्ति का परिचय होता है, यानी कि माँ दुर्गा, माँ काली में भगवती का परिचय होता है या उनका नेतृत्व करता है। और दूसरा तुर्रा जो कि ब्रह्मा जी का नेतृत्व करता है। इसे व्याख्यात्मक लहजे से तरह तरह के स्वांग गाए जाते हैं। यह होली के दूज पर, जैसे कलगी तुर्रा है, तो होली के जो दूज आती है, होली के बाद जो दूज पड़ती है, सिरोंज में एक बहुत अच्छा आयोजन होता है इसका, इसमें कराया जाता है। इसमें विभिन्न दल घोड़ी बन जाते हैं और भी थोड़े आकर्षित करने के लिए इसमें बीच बीच में नृत्य किए जाते हैं, बीच बीच में कुछ अलग से गायन कर दिया जाता है। लेकिन कलगी तुर्रा, कलगी की बात करें तो कलगी शक्ति का परिचय है और तुर्रा ब्रह्मा जी का परिचय है, और दोनों के व्याख्यात्मक होता है। तथा इसका अगर पर्व करें या हम कहें कि इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है, तो इसका सम्मेलन सिरोंज में आयोजित होता है, जो कि विदिशा में है। अब फाग या होली के अवसर पर इसे गाया जाता है। फाग तो आपने लगभग मोस्टली सभी मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में गाई जाती हैं। गरबा, इसकी 3 शैली होती हैं, गरबा, गरबी और गवलन। गरबा ये हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है, वैसा तो ये हमें गुजरात से जो लगे हुए क्षेत्र हैं या गुजराती संस्कृति के क्षेत्र हैं, उनसे मध्य प्रदेश में यह पे आया है, तो ये इसमें थोड़ी गुजराती झलक देखने को मिलती है। अब मालवा के लोक गायन। मालवा संस्कृति का जनक है मध्य प्रदेश के लिए, कल्चर का जनक है। जितना कल्चर मालवा में है, उतना कल्चर मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं भरथरी। इस गायन में राजा भरथरी के बारे में गाया जाता है तथा यह नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा चिंकारा पर कथा गाई जाती है, जो एक वाद्य यंत्र होता है। दोस्तों, भरथरी, राजा भरथरी उज्जैन के भरथरी थे। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करते थे तथा जब उनका भ्रम टूटा तो वो और उनके भतीजे एक गुफा में जाके आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। और फिर उन्हीं के ऊपर यह नाथ जो संप्रदाय होता है, नाथ संप्रदाय है,
नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा चिंकारा, चिंकारा एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। जिस तरीके से वाद्य यंत्र आपने देखा होगा, एक बीड़ा होती है नारद जी के पास, जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वाद्य यंत्र होता है नारद जी का, उसे चिंकारा बोलते हैं। तो उस चिंकारे को बजाते हैं और फिर भर्तरी की कथा को गाते हैं। राजा भर्तरी के किस तरीके से अपने ब्रह्म टूटा और फिर उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए किस तरीके से तपस्या की, तो ये उसके बारे में बताते हैं, भर्तरी की कथा। जैसे संजय गीत मालवा की किशोरी, जो अविवाहित लड़कियां हैं, अविवाहित किशोरियाँ रहती हैं, उनके द्वारा गाया जाता है, जो विवाह के कुछ दिनों पूर्व में गाया जाता है। जैसे किसी का विवाह हो रहा है, किसी कन्या का विवाह होता है, तो उसके कुछ दिनों पूर्व यह गाया जाने वाला गीत है, जो कि किशोरी लड़कियों द्वारा गाया जाता है। हीड़ गायन सावन के महीने में गाया जाने वाला हीड़ गायन है। बरसाती वार्ता, अब नाम से समझ में आता है कि बरसाती, जो बरसात के समय में गाया जाता है। तो मालवा के लोक गायन है भरथरी, संजय गीत, हीड़ गायन और बरसाती वार्ता। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए ये लोक गायन और लोक नृत्य आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी भी कहता हूँ, ये मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।